हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट में हमारे इस असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लेक्चर में, जहां पर हम लोग आज स्पेशली स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक एक्ट जो कि आपका आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से दिया जाता है। आरटीआई एक्ट की बात करें तो 2005 यानी कि 2005 में भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। विश्व स्तर पर इस एक्ट की एक अच्छी तारीफ की जाएगी। फिर भी मैं बता दूं कि हम काफी पीछे थे, क्योंकि हमसे कई देश ऐसे थे जो इस एक्ट के मामले में हमसे आगे थे, हमसे अच्छे प्रोविजन उनने करके दिए। लेकिन एनी हाउ, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ में आरटीआई लेकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आरटीआई के जरिए, जैसा कि आप जानते होंगे, इसको हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार कहते हैं। तो जो सूचना का अधिकार है ये किसका है? तो एक आम जनता, एक नागरिक जो भारत में रह रहा है, अपने अधिकारों, अपने जो उसके उसके बस की बातें हैं, उसके आसपास का क्षेत्र है, जो वो जानने का अधिकार रखता है, वो उसको मिले। एक ऐसा एक्ट हमारे भारत सरकार के द्वारा 2005 में लाया गया। नाउ व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट दिस एक्ट? क्या इसमें चीजें हैं? और हम लोग जो यहां पर बात करेंगे वो बात करेंगे हमारी एग्जाम की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? एग्जाम की बात करेंगे। सर, एग्जाम की कौन सी बात करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? सीधी सी बात, एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं वो हमें यहां पर करना है, पहली बात। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक आपके डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, उसमें आप लोगों ने, जैसे अगर मैं बात करूं इसी एग्जामिनेशन की, जिसका पार्ट 1 आप जानते होंगे, पार्ट ए आप जानते होंगे, खंड अ जानते होंगे, जिसमें कंप्लीट नॉन टेक्निकल है। और कंप्लीट नॉन टेक्निकल में अगर आप देखेंगे तो इन दी सेक्शन ऑफ पॉलिटी, है ना, जहां पर इकोनॉमिक्स और राजनीति की आपकी जो पॉलिटी की जो एक यूनिट दी, उसमें पॉलिटी के लास्ट में आपको 4 एक्ट दिए हुए हैं। 4 एक्ट में आपका एसटीएससी एक्ट आता है, आपका ईपीए आता है, गोवंश वध प्रतिषेध आता है, एंड देन पैसा एक्ट आता है। आपके पास ये 4 एक्ट हैं। उन चारों एक्ट में आपको क्वेश्चन जब बनते हैं या पूछे गए हैं, हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस किया, एमपीपीएससी के नेचर को देखा, एंड वी हैव टू कम एट अ कंक्लूजन कि आप लोगों को जो इन एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, दे आर वेरी जनरल क्वेश्चंस, they asked in the various examination in India, over the India, conducted in the India। क्योंकि बात यह है कि आरटीआई इज नॉट अबाउट दी मध्य प्रदेश एक्ट। मध्य प्रदेश का एक्ट नहीं है आरटीआई। आरटीआई जो एक्ट है आपका, वो एक्ट है आपके पूरे भारत का। आरटीआई जो आपका एक्ट है वो भारत के हर कोने पर लागू होता है। कब, कैसे, क्या, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। बट ये सूचना का अधिकार आप लोगों के अकेले किसी एक पर्सन या किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं दिया गया है। सो हम लोगों को जो इसको पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें। पूरा मतलब पूरा। पहली बात तो ये क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि आपको इस पूरे एक्ट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस एक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, तो ये एक्ट बड़ा खतरनाक टाइप का दिखता है हमें। क्योंकि जब मैं सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करता हूं, तो यहां पर मुझे 2 बातें देखना होंगी कि सूचना का अधिकार का ये जो अधिनियम आपका आता है या जो एक्ट आता है, इसके अंदर कितने आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ इसके अंदर कितने आपको सेक्शंस दिए हुए हैं। अब व्हाट इज दी चैप्टर्स एंड व्हाट इज दी सेक्शंस? चैप्टर्स की बात करें तो यहां पर इसका मतलब होता है अध्याय, यानी कि ये चैप्टर, ये पूरा आपका जो एक्ट है वो कितने अध्याय में डिवाइडेड है। और सेक्शंस का मतलब होता है कि इन अध्यायों के अंदर भी कितनी धाराएं आपको देखने को मिलती है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्ट, अगर आप बात करें तो आपको यही 2 याद रखना है फिलहाल। तो फिर धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आपको पूरा एक्ट याद होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूं कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली यहीं से बन जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि चैप्टर होंगे 6 और धाराएं जो टोटल यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, दे विल बी 31। ठीक है, तो आपके पास यहां पर जो है वो 6 चैप्टर्स हो गए। और आपके पास कितने हो गए टोटल? आपकी यहां पर कितनी हो गई? 31 आपकी सेक्शंस यानी कि धारा हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर ये बात? तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा। यहां पर हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उसकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं यहां से कि व्हाट इज आरटीआई। आपका आरटीआई जो है यहां पर वो क्या है, ठीक। तो मैं कह रहा हूं आपको, आरटीआई का मतलब सिंपल सा है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट, जो भी हमारे यहां पर सरकारी कामकाज हो रहे हैं,
उन कामकाज के बारे में जनता को जानना या जनता को पता होना चाहिए। ये बात आप बताइए। ठीक है, यानी कि मेरी सरकार जो कि मैंने ही चुनी है, वो हमारे लिए या हमारे कैसे काम कर रही है, वो कितना अच्छा काम कर रही है, क्या कमी है, ये सारी बातें जो है हमें किससे पता चलती है? तो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से पता चलती है, पहली बात तो। ठीक है, और ये अधिकार जो है, यहां पर आपको एक और बात होती है कि जब ये अधिकार मिला तो भारत में ट्रांसपेरेंसी आई। ट्रांसपेरेंसी आई किसकी? तो जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं, उनके बारे में जो कॉन्फिडेंशियल है, बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल छोड़ दीजिए, आपको ये नहीं बताएगा आरटीआई में कि हमारे यहाँ पर जो है कितने एटम बॉम्ब है ना, ये नहीं बताने वाला है। आपको ये नहीं बताएगा कि मोदी जी की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है या आपके मोहन यादव जी क्या करने वाले हैं। बट यस, जो एक्ट हो चुका है, जो काम कर चुके हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर, और जो बताने लायक है ना, जो उतना सीक्रेट नहीं है, उसको यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो ये आरटीआई है। अब इस आरटीआई का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत तो आरटीआई लेकर आया। अब आप लोग सभी लोग जानते भी हैं कि आरटीआई जो है वो, उसमें पीछे आपको यहाँ पर एक्ट नजर आ रहा है। एक्ट अगर देखोगे तो एक्ट का मीनिंग क्या होता है? अधिनियम सर। और ये एक तरीके का कानून है, मैं भी बोलता हूं कि एक तरीके का कानून है, लेकिन इस कानून को अलग से बनाया गया है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग? इस कानून को आपने अलग से बनाया है, ये कोई वैसा बना बनाया कानून पहले से नहीं था, ना ही ये संविधान में जोड़ा गया है। तो फिर क्या चीज है यहाँ जो एक अलग बात आ रही है, वो क्या है सर? एक देश आप जानते होंगे, आप सभी ने एक देश का नाम सुना होगा, दैट इज स्वीडन। दुनिया में जितने भी देश हैं, उनमें से एकमात्र स्वीडन एक ऐसा देश निकला जिसने आरटीआई जो है उसको, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन को जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐड कर दिया है। और ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, कि बताइए विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसका आरटीआई जो है वो अब उसके संविधान में लिखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा भारत में जो आरटीआई है, उसके अलावा बाकी देशों में सभी ने अपने यहाँ पर कानून बनाया होगा। राइट, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आपको पता है अभी एक बात और हुई है, अभी अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम, आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, एंड देन जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको डिफरेंट इंडेक्सेस मिलते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की एग्जामिनेशन की जब बात की जाती है, तो मध्य प्रदेश की एग्जाम में ज्यादातर जो आपके पेपर्स में क्वेश्चन बनते हैं, वो मध्य प्रदेश को फोकस करते हुए बन जाते हैं। बट अगर मैं फिर भी बताऊं कि इंडिया की इंडेक्सेस रैंकिंग में, तो अभी पता चला है कि हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज होता है, जिसमें फिनलैंड पहले नंबर पर है एज ऑलवेज। 5-6-7 साल हो चुके हैं, फिनलैंड पीछे हट ही नहीं रहा है। और दूसरा ये कि वी आर लेस हैप्पी देन दी पाकिस्तान। सो अब बताइए, है ना, ये हैप्पीनेस इंडेक्स है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स ही है या क्या है आपका? पाकिस्तान से कम जो है हम लोगों का यहाँ पर खुश होना, या ये समझ लीजिए कि इंडेक्स में हमारा पीछे होना एक अच्छी चीज नहीं नजर आती है भारत के दृष्टिकोण से। हालांकि जब हम ऐसे काम में पीछे रह जाते हैं, सो हम लोगों का जो है वैसे ही ये क्वेश्चन बनने की स्थिति कम हो जाती है ना। आप इसको देख लेना, हैप्पीनेस इंडेक्स या कोई और है, लेकिन इंडेक्स जारी हुआ जरूर है, क्योंकि मैं जब घर से निकला था तब मुझे इसका मैसेज मिला और मैं उसको पूरा पढ़ नहीं पाया, बट ये आपके करंट अफेयर के लिए बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, चलिएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं हमारे। चलिएगा, क्वेश्चन यहाँ हमारे ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी बात करेंगे। सो नाउ इंडिया की अगर बात की जाए, तो भारत में हमने संविधान में क्या करके दिखाया सर? राइट टू इंफॉर्मेशन तो नहीं है हमारे पास। मान लीजिए 2005 के पहले हम लोग 1947 से 2005 तक आ जाते हैं। 1947 से 2005 तक कैसे पहुंचे? तो हम लोग ऐसे पहुंचे सर कि हमारे पास एक यहाँ पर आर्टिकल था, विच इज आर्टिकल 19(1). कौन सा आर्टिकल था हमारा? 19(1). एंड आर्टिकल 19(1) जो है, ये अनुच्छेद 19(1) आपके बारे में, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी जो विचार है उनको व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है क्या ये बात? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता था आपका ये 19(a). तो 19(1) बोल दीजिए। अब ये 19(1) जो है, इसी को आपने क्या मान लिया था कि ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब जो आपकी मीडिया होती है ना, मीडिया की जो लिबर्टी है, मीडिया को जो फ्रीडम मिली हुई है, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 19(1). अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट आर थिंकिंग कि सर हमारा पेपर इंग्लिश में है, हम इंग्लिश में जानते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि वी हैव द स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल इन द हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। बट कभी भी अगर एक्ट आता है, इफ यू आर नॉट फ्रॉम द अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, देन यू हैव टू लिसन द एक्ट इन द हिंदी,
बिकॉज इन इंग्लिश द टर्म्स रिटन हियर इज नॉट वेरी इजी, जो हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं होती है. सो वी हैव टू रीड द एक्ट इन हिंदी. बट मैं आपको बता दूं कि द हिंदी जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, सेम इंग्लिश आपको यहाँ पर मिलने वाली है. देयर इज नथिंग चेंज. यहाँ पर ये जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश है, ये मैंने मन से नहीं लिया है, ना मैंने गूगल ट्रांसलेट किया है. इट इज ऑलरेडी गिवन इन दी एक्ट. आप आरटीआई का एक्ट डाउनलोड करेंगे, आपको आरटीआई के एक्ट में भी ये चीजें एज इट इज मिल जाने वाली है. ओके, चलिए. यस, मैंने सही कहा था, वो हैप्पीनेस इंडेक्स ही है जिसमें हम पाकिस्तान से पीछे हैं ना. बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. थैंक यू राजविजय. आगे बढ़ते हैं. तो अब मैंने कहा आपको कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी कोर्ट्स जो है ना, वो क्या बोलती है कि 19(1) जो है इट इज फ्रीडम. इट इज फ्रीडम है. और किसके लिए फ्रीडम है? वो प्रेस यानी मीडिया या आपके बोलने के लिए भी. नाउ 2005 आता है जब, तो फिर इसमें संशोधन हो जाता है थोड़ा सा, और संशोधन करके हमने 2006 से क्या लागू कर दिया है? आरटीआई लागू कर दिया. तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि लेटर इन 2005 amendment was made and right to information was implemented from 2006. 2005 में एक्ट आता है, इंप्लीमेंटेशन बाद में होता है. इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करने वाला हूं. ठीक है. तो ये इंडिया की थोड़ी सी बात हो गई कि ये इतने सालों तक हम लोगों ने कैसे रहा. तो हम लोग जो है, हमारा आर्टिकल नंबर 19(1) जो है, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, हमारे थॉट्स के एक्सप्रेशन की बात करता है, उससे हम लोगों ने काम चलाया. देन हम आरटीआई लेकर आ गए. नाउ देखिए, हमारे पास इनके अलावा कुछ और नियम भी हैं, और वो जो नियम है ना, दे आर रिलेटेड टू मेंटेन दी सिक्रेसी. सिक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता. भारत में हर चीज का आप आरटीआई नहीं लगा सकते. आपको हर बात नहीं बताई जाएगी. भारत की हर चीजें, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में क्या दिया था कि आपने पूछ लिया, बताइए एटम बॉम्ब क्या है और क्या आपकी प्लानिंग है, वो आपको नहीं बताएंगे. वो आपको एजेंडा बता देंगे जब आपका चुनाव नहीं लड़ा जा रहा होगा. वो उनका जो कॉन्सेप्ट या उनका जो फिलोसॉफी होगी वो बता देंगे जो चुनाव नहीं लड़ा है तब, कि भाई साहब आपने अगर हमें चुना तो हम ये काम करेंगे. बट देन उसके बाद जो उनकी फिलोसॉफी है, हालांकि वो उस पर स्टिक होते हैं, बट क्या किस एक्शन के थ्रू वहां जाएंगे, दे डू नॉट से, दे डू नॉट डिक्टेट दैट, है ना. वो करके बताते हैं, बोलकर नहीं बताते हैं. नाउ हमारे पास भारत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है. मैं आपको बता दूं कि हमारे पेपर का नेचर, जो एमपीपीएससी जब पेपर लेता है तो थोड़ा गेम भी खेल लेता है. दे हैव मैच द कॉलम, मैच कॉलम ए कॉलम बी करके देता है, और फिर आपको यहां से वहां करके आंसर करना पड़ता है. कई बार हमारे मेन एक्ट को छोड़कर उससे एसोसिएटेड जो कंटेंट है वहां का एक्ट हमें पेपर में पूछ लेता है. सो नाउ वी हैव, पहला हमने कहा यहां से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो सरकारी गोपनीयता अधिनियम है 1923, इसके प्रोविजंस होंगे, है ना. इसमें जो प्रोविजंस होंगे जरा ध्यान देखो, उसमें लिखा है सार्वजनिक मामलों में गोपनीयता बरतने संबंधी कानून कुछ तो प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं, और इसे लागू करते हैं. अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी लागू करते हैं, और उन्हीं एक्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. तो आप याद रखें बस. फिर आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा आपका 1872, ब्रिटेन टाइम का, ब्रिटिश टाइम का, भारत का नहीं. फिर हमने कहा सर हमारे पास जो है कमीशन फॉर ऑफ इंक्वायरी एक्ट आ जाता है 1952 का. अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, ऑल इंडिया सर्विसेज 1954. ये याद रखना क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी एमपीपीएससी पढ़ा चुका हूं. एमपीपीएससी में जो है आपकी क्या आती है, एमपीपीएससी में आपकी जो पोस्ट आती है वो उतनी बड़ी पोस्ट नहीं होती. कितनी बड़ी पोस्ट नहीं होती सर? वो ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट नहीं होती है, लेकिन ऑल स्टेट तो होती है ना. तो आप लोगों ने अभी एमपीपीएससी पढ़ा, आर्टिकल 315 पढ़ा, तो वहां पर आपको यूपीएससी भी पढ़ना होगा. यूपीएससी भी आपका जो है यहाँ पर आपका आर्टिकल नंबर 315 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा. तो उसी से रिलेटेड यूपीएससी जो रिक्रूटमेंट करता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाएं मिलेंगी. और वो आपकी अखिल भारतीय सेवा का जो एक अधिनियम, जो एक्ट आता है वो 1954 का है. ये आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है. ठीक है, तो ये याद रख लिया हमने यहाँ से. देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्ट है विच इज नोन एज द केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारा सिविल सर्विसेज के अंदर जो हमारे कंडक्ट्स होते हैं, हमारा आचरण जो होता है, उसके कुछ रूल्स है जो 1955 में आते हैं, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा. एंड देन हमारा रेलवे के अंदर जो हमारी रेलवे सेवा आचरण अधिनियम है या नियम है, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल जो है वो 1956 में आते हैं. सो वी हैव 5 to 6 एक्ट, जो कि आपके कुछ रूल है, कुछ एक्ट हैं, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा अलोंग विद दी आरटीआई एक्ट.
यू आर थिंकिंग ना कि सर आरटीआई एक्ट पढ़ रहे थे और ये कहां पहुंच गए हम, रुकिए रुकिए, आ रहे हैं, आरटीआई एक्ट पर भी आ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो आइए जरा यहां से आपको मिलेगा आरटीआई एक्ट। सो इस पेज में देखने को तो आपको केवल 3 लाइंस दिखेंगी। व्हाई 3 लाइंस सर? क्योंकि यहां पर बाकी जो है हिंदी और इंग्लिश में लिखा ना, तो देयर इज ओनली 3 लाइंस इंपॉर्टेंट हियर। देखो, फर्स्ट वन इज राइट टू इंफॉर्मेशन लिखा है, सभी बच्चे समझ गए, राइट टू इंफॉर्मेशन होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है विच इज द नंबर ऑफ एक्ट। इस समय आपको ये याद रखना पड़ेगा, द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 वाज 22nd एक्ट, यानी कि ये 22वें नंबर का एक्ट है। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आरटीआई एक्ट जो है वो हमारे भारत का कौन से नंबर का एक्ट है, या आरटीआई एक्ट का नंबर क्या है। यू हैव टू आंसर 22। आपको वहां पर क्या आंसर करना पड़ेगा, 22 नंबर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये आपका जो है मॉडिफाई कब किया गया था, यानी यथा विधान कब लाया गया था, इसके लिए आपको डेट 1-2-2-11 याद रखना पड़ेगी। 1-2-2-11 का क्या मतलब होता है कि 01 यानी कि फर्स्ट, 02 यानी कि फेब में, और 2-11 यानी कि 2011। 1 फरवरी 2011 को आरटीआई एक्ट जो है उसका आपको यहाँ पर एक मॉडिफाइड फॉर्म या यथा विधान देखने को मिलता है। सो नाउ यू हैव 3 पॉइंट्स हियर। सूचना का अधिकार आपका 2005 का, इसका 2005 का अधिनियम नंबर अगर देखें तो वी हैव 22, यानी कि आपका अधिनियम क्रमांक यहाँ पर 22 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पीएससी ने जो अपना अभी कुछ समय पहले आपका एमपीपीएससी का जो पेपर लिया था, उस एमपीपीएससी के पेपर में जहां पर एक्ट पूछे जाते हैं, वहां पर एक एक्ट का नंबर पूछ लिया था केवल, शायद एससी एसटी एक्ट जो है हमारा उसका पूछा था, बट यस दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। चलिए ना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जब बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अगला एक और क्वेश्चन आता है विच इज वेरी क्लियर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये भारतीय गणराज्य के 56वें वर्ष में क्या बोला गया है, इन द 56th ईयर ऑफ द रिपब्लिकन कंट्री या रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत जब रिपब्लिक बना, यानी कि जब हमने अपना संविधान लागू कर दिया, और संविधान लागू करने के 56वें वर्ष में जी रहे थे। 1950 वाज द फर्स्ट ईयर, है ना। 1950 को फर्स्ट मानोगे तो यहां से आपके 2000 तक आते आते आपको कितने मिल जाएंगे, तो 2000 तक आते आते यहाँ पर आपको मिल जाने वाले हैं टोटल 51। कितने मिल जाएंगे, 51। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे 5 ईयर्स और आ जाएंगे, यू विल गेट 56 ईयर्स। 56 यानी कि 56वें साल में आकर आपने इसको क्या किया है, आपने इसको अधिनियमित यानी कि इनेक्ट किया है। और वो भी इनेक्ट किसके द्वारा किया गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट संसद, यानी कि आपकी पार्लियामेंट जो होती है, उस पार्लियामेंट ने इसको बनाया था। हमने बिल्कुल नहीं कहा है दैट इज इट इम्प्लीमेंटेड, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा है, बहुत ध्यान से सुनना था। इम्प्लीमेंटेशन एंड इनेक्टमेंट आर दी 2 डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन अभी होने वाला बाकी है, अभी आपका यहाँ पर इनेक्टमेंट हुआ है, एंड इनेक्टमेंट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो किसने किया है, सर इनेक्ट इसको जिसने किया है वो आपकी पार्लियामेंट है, कौन है, पार्लियामेंट। और ये कब किया गया था, आपका जो है 56वें वर्ष में, 56वें वर्ष मतलब कि 2005 में। लागू करना, इंप्लीमेंट जो होगा वो आपका 2006 का होता है, ठीक है। अभी तो आपने 2005 में इसको पास किया है, कंप्लीटली जो है इसको पार्लियामेंट ने पास करके दिया है। 2006 जब आएगा तब ये लागू होगा, ठीक है। सो नाउ हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक क्विक बता चुका हूं कि क्या होंगे ये पॉइंट्स। मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन आरटीआई एक्ट इज 6, एंड अगर मैं बात करूं द नंबर ऑफ सेक्शंस और धाराएं जो हमारे पास यहाँ पर है, इसके अंतर्गत वो कितनी है, सर हमने कहा 31। यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाली है, सेक्शंस मिलने वाली है। तो दोनों चीजें जो है आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सीधा सीधा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे तो, बट फिर भी एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ओके, 31 सेक्शंस एंड 6 आपके यहाँ पर चैप्टर्स हो जाएंगे। नाउ एक एक चैप्टर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगी, तो आपको यहाँ पर सेक्शंस देखने को मिलेगा। एक एक चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलेंगे, एंड जब सेक्शंस आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि चैप्टर 1 नंबर जो होगा वो कितनी धाराएं या कितने सेक्शंस लेकर बैठा होगा। मैं यहाँ पर एक बार आपके लिए नोट डाउन करते जाऊंगा। अगर मैं बात करूं सेक्शंस इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको 1 and 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ
इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, तो डेफिनेट एक बात होगी कि आप लोग जो है यहाँ पर पार्ट ए की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड व्हेन यू रीड दी पार्ट ए, आपको वहां पर भी एक्ट मिलते हैं। वहां पर जब आप एक्ट देखते हैं तो उसमें भी फर्स्ट जो आपका सेक्शन होता है इज ऑलवेज अबाउट द एक्सपांशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इन द इंडिया। क्या वो एक्ट जो है वो किस किस सीमाओं तक लागू होता है वो आपको दिया जाता है। तो देखो, सेक्शन 1 आपका चैप्टर नंबर 1 का किसके बारे में बात करता है? द नेम ऑफ द एक्ट, यानी कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, फिर उसके बाद इसके एक्सटेंड यानी कि इसका क्या विस्तार होगा, एंड देन कमेंसमेंट यानी कि आपका इसका प्रारंभ कब होगा। ऑल थ्री विल बी रिटन इन दी सेक्शन नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। ओके, सेकेंड चैप्टर सेकेंड नंबर की अब जब सेक्शन पर आएंगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड दी डेफिनेशंस इन दी एक्ट। इस एक्ट में यूज होने वाली सारी डेफिनेशंस आपको धारा क्रमांक 2 के अंदर दिखाई देती है, और ये धारा नंबर जो 2 होती है ये आपकी हर एक्ट के अंदर जो है वो आपको डेफिनेशन के फॉर्म में ही दिखती है। सीधी सी बात, नो बकवास, आपको हमेशा डेफिनेशन पार्ट 2 में ही सेक्शन नंबर 2 में ही मिलेंगी। क्लियर? तो आपका चैप्टर नंबर 1 का एक क्लियर हो गया। 1 and 2 यहाँ पर हो जाएंगे। जब आप चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, आपका ये चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो यू विल फाइंड कि हमारे पास टोटल 11 तक आएगा। कहां तक आएगा? फिर 11 तक। तो मैंने यहां से क्या बोल दिया, जब मैं चैप्टर 2 की बात करता हूं तो मेरा यहां से कहां से चैप्टर 2 थर्ड से शुरू होगा। चैप्टर 2 कहां से शुरू होगा? थर्ड से शुरू होगा। यहाँ पर सेक्शन जो है आपका, तो सेक्शन नंबर शुरू होगा आपका थर्ड टू कितना? आपने कहा सर 11। तो आप यहां से एक बात मैच कर लीजिए कि आपका 11 में से 3 जाएंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं यहां से टोटल आपके 9 सेक्शंस इसमें इंक्लूड होंगे। कितने? 9 सेक्शंस आर देयर। 9 धाराएं आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी? आपको वो अध्याय 2 के अंदर। क्लियर है ये बात? चलिए, सो फर्स्ट आपने कहा कि सर हमारे पास यहाँ पर धारा नंबर 3 जो है आपकी धारा या सेक्शन नंबर 3 आप कहेंगे, तो ये सेक्शन 3 आपकी जो है वो किसकी बात करता है? तो ये बात करता है सूचना के अधिकार की, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन की। ये जो है आपके पेज नंबर दिए हुए हैं, तो पूरी एक्ट में आपको इसी प्रकार से नंबर देखने को मिलेंगे, मेरी बुकलेट में नहीं। अगर आप कहो तो आई विल इरेज देम, है ना। ये आपके काम के इसलिए नहीं है कि ये आपकी उस ओरिजिनल एक्ट के लिए मैंने नंबर दिए हुए हैं कि इफ एनीवन हैज डाउट अबाउट एनीथिंग यू कैन गो एंड रेफर दी एक्ट विद द पेज नंबर्स। ठीक है, तो ये आप पेज नंबर पर फोकस ना करें, देन भी ओके होगा, आपके लिए कोई काम का नहीं है, पेज नंबर से क्या लेना देना, है ना। चलिएगा, सो नाउ आपके पास सेकंड, मैंने कहा यहां से कि आपके पास थर्ड नंबर की आपकी धारा होगी, उसमें आपका राइट टू इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर में आपके पास लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि लोक प्राधिकरण जो होते हैं उनमें जो बाध्यताएं आती है उनकी वो बातें लिखी हुई है। फिर आपके पास लिखा है डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि जो PIO होगा। आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन सेशन ऑफ अभ्यास सेशन और PYQ। जब मैं आप लोगों के लिए सेशन ले रहा था तो मैंने PIO के बारे में थोड़ा सा वहां पे डिस्कस किया था। आप लोग अगर कभी देखे होंगे, हमसे जुड़े होंगे, तो यू विल फाइंड PIO इन माय अभ्यास सेशन। तो वो कहलाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, लोक सूचना अधिकारी का पदनाम क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास 6 नंबर का जो सेक्शन आएगा, दैट इज फ्रॉम पार्ट नंबर या अध्याय 2 यानी चैप्टर 2, विच इज सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। तो आपको वो कहां पे मिलेगा? 6 में मिलेगा। याद रखने के तरीके पर अगर जाएं, इसका थोड़ा सा हम लोग एक काम ये भी करें, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये भी बोल सकता है कि कौन सी जो आपकी यहाँ पर सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो आपके पेपर का एक हाईलाइटेड क्वेश्चन होगा। इफ दे हैव आस्क्ड कि आपको बोल दिया गया कि बताइए सेक्शन नंबर 3 सेक्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो देखो आसान है। पहले में मैं सीधा सा जब मैं शॉर्ट नोट बनाता हूं तो मैं उसमें बोल देता हूं कि पहले में तो इसका नाम लिखा हुआ है, पहले में इसका विस्तार लिखा हुआ है, और पहला ही जो है उसके लागू होने की बात करता है। तो ये मेरे लिए शॉर्ट में मैंने जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल होऊंगा उसमें लिखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है ना। पहले क्या होता है ना, सुनिए मेरी बात, किसी भी बच्चे को या कोई भी कैंडिडेट अगर होगा, इमेजिन कि अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है, तो यू विल टीच देम ABCD, नॉट द स्पेलिंग ऑफ क्वारंटाइन, नॉट द स्पेलिंग ऑफ अमेंडमेंट। ये काम आप नहीं करते। यू हैव टू टॉट देम कि पहले आप अल्फाबेट्स जानिए। यू नो अल्फाबेट्स, यू विल नो एवरीथिंग एज यू स्टडी मोर फर्दर, है ना। तो आपके पास पहले वाले में क्या हो गया, यहाँ पर नाम विस्तार और लागू होने की बात बोल दी गई है, पहला हो गया। फिर इसके बाद सेकंड नंबर में मैंने आपको कहा कि आप ये 5वां एक्ट आपके सामने आ रहा है ना। 4 एक्ट आपने वहां पर देख लिए हैं और 5वां एक्ट ये आ रहा है।
पांचों एक्ट की एक ही कंडीशन है दैट सेक्शन नंबर 2 विल ऑलवेज डील विद दी, किसके साथ डील करेगा, ये धारा नंबर 2 है, ये परिभाषाएं ही बताएगा, है ना। सेक्शन या आपकी ये जो धाराएं होती हैं, ये धारा नंबर 2 जो है वो किसकी बात करेगा, ये हमेशा परिभाषा की बात करेगा। नाउ मेरे पास यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 आता है, जो कि मुझे सूचना के अधिकार की बात करता है, यानी कि मैं शॉर्ट में आरटीआई लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, आरटीआई। सारी डेफिनेशन ऊपर हुई और डेफिनेशन किसकी है, तो याद रख लिया मैंने, यहाँ पर आरटीआई की है। देन उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर मेरा जो मिलेगा मुझे कि ऑब्लिगेशन, यानी कि जो मेरा सूचना देने वाला अधिकारी है, या सूचना के अगेंस्ट जो है क्या बाध्यताएं हो सकती हैं यहाँ पर, वो देखना है। यानी कि जो आपकी लोक प्राधिकारी है उनमें क्या बाध्यताएं हैं। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूं कि अथॉरिटी की बाध्यता, क्या बोल देता हूं, अथॉरिटी की बाध्यता, अथॉरिटी की बाध्यता। ये मैंने इतना लिख के अपने लिए यहां से ये पूरा की पूरा सेक्शन जो है वो कवर कर लिया है। वाई और कैसे, हाउ, तो मैं आपको कहूंगा कि आप लोग अगर इतना भी याद रख पाए, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर में आपने यहाँ पर बोला है पोस्ट नेम, पद का नाम क्या होगा। तो आप पूरी बात क्यों लिख रहे हैं भाई, पोस्ट नेम लिखिए। और अगर आपको ज्यादा करना है कि आपको पूरा लिखना है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए PIO, है ना, आप PIO लिख दो, आपको पता चल जाएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो जाएगा। देन यू हैव 6 नंबर यहाँ पर, जिसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपका 6 नंबर ये बोलता है कि अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूं कि गिव मी द इंफॉर्मेशन, तो उसको यहाँ पर बोला गया है, यानी कि मैं जानकारी के लिए, सूचना के लिए अनुरोध करूंगा। क्या करूंगा, सूचना के लिए अनुरोध करूंगा। तो देखो, सूचना के लिए, सूचना का अनुरोध, ऐसा मैं लिख देता हूं, रिक्वेस्ट यहाँ पर। और मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका जो है, आपको सूचना के लिए ये फिक्स है कि अनुरोध करना ही पड़ेगा, तो 6 नंबर में लिखा है कि अनुरोध करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पाए, व्हाट आई एम सेइंग हियर। मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए यू हैव टू डू अनुरोध, यानी कि इट इज फिक्स्ड दैट यू हैव टू डू अनुरोध, मतलब सूचना के लिए अनुरोध करना फिक्स है और 6 में लिखा है कि अनुरोध करना पड़ेगा। क्लियर है, ऐसे ही कोई आपको सूचना नहीं देगा। सो अप टू पॉइंट हियर 6 मैंने आपको यहाँ पर बताया। नाउ मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, जहां जहां पर मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं, यू विल स्किप द पॉइंट, वहां पर मैं बताते जाऊंगा। अदरवाइज दिस काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर एट योर ओन। जब आप इनको प्रिपेयर करेंगे, यू विल रीड देम कंटिन्यूअसली एंड रिपीटेटिवली, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो याद हो जाएगा। नाउ कम टू दी 7th नंबर का आपकी जो धारा या यहाँ पर सेक्शन है, इट सेज कि जैसे ही आपका जो रिक्वेस्ट की है उसका डिस्पोजल कैसे होगा। व्हाट अबाउट डिस्पोजल, व्हाट इज डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब क्या, उसको उठा के फेंक देना, नहीं। आपने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट जो है, उस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाएगा बाय PIO। PIO जो है, इट इज बाउंडेड, ही इज बाउंडेड बाय दिस एक्ट, कि आपको आपके आंसर का, आपके क्वेश्चन का आंसर करके देना ही पड़ेगा विद इन सर्टेन लिमिट। वी विल डील, वी विल रीड, वी विल रीड दैट पनिशमेंट, वी विल रीड दैट टाइम पीरियड, कि कितने टाइम में सूचना का अधिकार जो है उसका आंसर करना पड़ता है। मैं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। नाउ यू सी ओनली दी कंटेंट हियर, ठीक है। अगर मैं एक मिनट में आप लोगों के लिए ये जो चीजें हैं इनको थोड़ा सा एलिमिनेट करते हुए जाता हूं, ताकि आप लोगों को ये दिक्कत ना दे आगे चल के, ठीक है। हालांकि मेरी कोशिश थी कि इनको ना लूं, बट क्योंकि ये मेन एक्ट के हैं, अब आप वेरीफाई करना चाहेंगे तो कोई बच्चा करेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होता है कि नेविगेट इंस्टीट्यूट पे कोई ऐसी चीज आपको बता दी जाए विच इज प्रॉब्लमेटिक और रॉन्ग। हम डिले कर सकते हैं, वी विल गिव यू द रिस्पॉन्स हाफ सेकेंड लेट, हाफ आवर लेट, हाफ डे लेट, हाफ वीक लेट, बट हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक बात हवा हवा में पता चली और कोई मेरे यहाँ पर आके बोल के चले गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आया था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वन ऑफ द इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, नाम नहीं लूंगा। क्या होता है कि कैंडिडेट आता है और वो यहाँ इंक्वायरी ले रहा था, ही बिलोंग्स टू माय प्लेस, मतलब जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वहां से वो भी था। तो बात में जब वो इंक्वायरी ले रहा था तो उससे मेरी जो चर्चा हुई वो थोड़ी हुई, और उसने मुझसे पूछा कि सर जो है एग्जामिनेशन के कुछ पॉइंट्स और क्या रिजल्ट्स की बात होती है, क्या परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है। तो आई वाज वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट विद हिम कि यार देखो ऐसी बात है कि यू थिंक वंस कि आपके पास इतने कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करते हैं, देन फाइनल सिलेक्शन की बात करो। डोंट से कि इंटरव्यू में इतने बैठे थे और ऐसा हुआ और मैं इंटरव्यू देकर आया हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल में, मुझे किनकी बात करना है, मुझे उन स्टूडेंट्स की बात करना है हु आर क्लियर देयर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट था, मैंने उसको सारी बातें बताई, मैंने उसको समझाया। देन लेटर ऑन ही ज्वाइंड अस, बट उस समय उसने मुझे एक बात बताई। उसने मुझे क्या बताया
कि ये बात थोड़ी सी पुरानी है, 2-1 साल हो चुके हैं इस बात को, 2 से ज्यादा भी हो सकते थोड़े से। उसने कहा कि सर मैं एक इंस्टीट्यूट गया था और हुआ ये कि मैंने जब पूछा कि सर मैं तो उससे एक्चुअल में मेरा जो पर्सनल कन्वर्सेशन था वो एई को लेकर था। ही जॉइंड अस फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, है ना। और उसने मुझे किस्सा बताया सब इंजीनियर का। बोले सर मैं एक इंस्टीट्यूट गया और मैंने सब इंजीनियर की इंक्वायरी ली वहां पर। तो सब इंजीनियर की इंक्वायरी ली तो जो सर थे उन्होंने मुझे, या गया था या कॉल पर कुछ ऐसा हुआ, तो बोले कि एग्जाम ना तब होने वाला है, कुछ दिनों में एग्जाम होने वाला है, ऐसा बोल दिया। और मैंने उनको बोल दिया कि नहीं नहीं सर, ये जो डिले हो जाएगा। ऐसा मुझे पता चल गया है कि डिले, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था सर डिले हो सकता है, ऐसा मेरे को थोड़ा कोई बता रहा था, मेरे दोस्त से कन्वर्सेशन हो रहा, मुझे बोल रहा डिले हो रहा, मैंने सर को बोल दिया और सर ने वीडियो बना दिया कि मुझे जानकारी मिली है कि ये एग्जाम डिले हो सकता है। इट इज रॉन्ग ना। और वो शाम को वीडियो देखकर बोल रहा है कि यार ये तो बात मैंने जाकर बताई थी, ठीक है। और फिर उसने कमेंट किया, कमेंट डिलीट कर दिया गया, सारे किस्से उसने मुझे सुनाए। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा भी करते हैं, हम नहीं करेंगे आप लोगों के साथ। तो ईमानदारी से मैं आप लोगों के लिए लाया था कि आप प्रूफ देख सकते हैं, बट नो नीड। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप 6th के बाद, यानी कि आपने अनुरोध किया, अनुरोध का निपटारा होना पड़ेगा, यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध जो है, अनुरोध को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट पर आंसर करना पड़ेगा उन्होंने भाई, यस और नो। तो आपके रिक्वेस्ट का आंसर जो है, रिक्वेस्ट का आंसर जो है दैट इज निपटारा। उन लोगों के लिए वो क्वेरी बन गई है। उन लोगों को जब आपने राइट आरटीआई के अगेंस्ट कुछ दायर किया है, दे ट्रीट इट एज क्वेरी, कि अब मेरे लिए तो क्वेरी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उनको उसका निपटारा करना पड़ता है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक ना। उसके बाद मैं कहता हूं आपको कि जो भी आपका यहाँ पर जो भी सूचना के प्रकटन किए जाने से छूट है, यानी कि मुझे जो इंफॉर्मेशन देना है उसमें कुछ कुछ चीजों की छूट है। एक्सटेंशन जो एक वर्ड आ रहा है उसको याद रखना, यहाँ पर एक्सटेंशन जो है ये सिंगल वर्ड आपका याद रह जाएगा छूट के लिए, है ना। एक्सटेंशन हो जाएगा आपका, और एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, छूट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार, यानी कि कुछ कतिपय का मतलब होता है सर्टेन केसेस। उस सर्टेन केसेस में आप जो है यहाँ पर रिजेक्शन भी दे सकते हैं, रिजेक्शन टू एक्सेस, है ना। यानी कि आपको कुछ मामलों में आपकी जो एक्सेस है उनमें रिजेक्ट, अस्वीकृति करने के कुछ बेसिस यहाँ लिखे होंगे। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको जब ये पूरा पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ याद रखना कि ये सर्टेन जो वर्ड लिखा हुआ था, सर्टेन केसेस जो लिखा हुआ है वो याद रखना 9 में लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी नवरात्रि चल रही है और ये सर्टेन डेज के लिए होती है और 9 दिन की होती है, याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक ट्रिक बताई हुई है, whenever you have to remember multiple tabular form data, जैसे कि यहाँ पर भी टेबल आ रहा है सर 1 से 31 कुछ याद रह रहा है क्या, नहीं रह रहा है। उसको पहले तो आप सेगमेंट में डिवाइड करिए। हाउ यू विल डिवाइड, कि आप क्या करिए, फर्स्ट याद रखिए, है ना। एवरी स्टूडेंट वंस यू सी दी फर्स्ट टॉपिक, आपको हमेशा याद रहता है कि सर पहले में तो संक्षिप्त नाम लिखा है। आप आइए 5th पर, किस पर आइए, 5th पर। आप एक से बढ़कर आगे, या आपको इजी हो जाता है तो सेकंड भी याद रख लीजिए, बिकॉज सेकंड वन इज वेरी इजी, जिसमें परिभाषाएं लिखी। आप सीधा 5 पर आ जाइए, 5 याद रखिए। When you remember first and fifth, then you have to recall कि 5 के पहले क्या, 5 के पहले क्या एंड 5 के बाद जस्ट क्या। तो 5 के पहले जब आप ढूंढने गए तो आपको 4th याद रहेगा, एंड 5 से मिलता जुलता जब आप देखोगे तो आपको 6th भी याद रह जाएगा। और जब आप 1 से 6 तक लगातार पढ़ोगे बाय दिस ट्रिक, तो ऑटोमेटिकली द रिमेनिंग पॉइंट हियर, द थर्ड पॉइंट विल बी ऑटोमेटिकली स्लॉटेड हियर। आप लोगों को पहला भी याद हो जाएगा, दूसरा उसके साथ में याद होगा, 5 के पहले 4 और 5 के बाद 6 भी याद रखोगे। आपने स्टार्ट 1 और 5 से किया था, एंड देन एनी हाउ आप वहां पर आंसर पे पहुंचेंगे कि थर्ड तो इनके बीच में ये है। ये तरीका होता है याद रखने का, राइट ना। ये मतलब एक तरीका है जो मैं अपने तरीके से याद रखता हूं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है, और मेनी स्टूडेंट्स विल सरप्राइज बाय टीचर्स। मैंने कई स्टूडेंट को देखा है, वो बोलते भी हैं कि सर हमने कई टीचर को देखा है जिनको चीजें जो है बाय हार्ट याद रह जाती है। हाउ दे कैन डू सो, उनके पास ऐसा क्या चमत्कार होता है, दे हैव एनी ड्रिंक, कि वो पीते हैं और उन्हें सब याद रह जाता है। दे डू नॉट हैव एनीथिंग, उनको बस रिपीटेशन और कुछ इस तरीके की ट्रिक्स होती हैं जो याद रखवाती है। नाउ 10th इज दी पृथक्कीकरण, यानी कि सिवरेबिलिटी। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में। और 11th पर लिखा हुआ है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई तीसरे व्यक्ति की, पर व्यक्ति मतलब तीसरा व्यक्ति। तो यहां से अगर मैं आपको कहूं कि 10th नंबर पे आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, तो यहाँ पर आपका पृथक्कीकरण दिखाई दे रहा है। 10 मतलब 10, अब बहुत हुआ, इसमें पृथक कर दो।
है ना, 10 अब बहुत हुआ, पृथक कर दो। और 11 नंबर पे आपको क्या दिखाई देगा, 11 नंबर पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर दो लोग तो हैं, एक और एक, लेकिन बात 11 में तीसरे व्यक्ति की हो रही है, यानी कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। इसके बारे में भी डिस्कशन होगा और अच्छे लेवल पे होगा कि व्हाट इज थर्ड पार्टी। क्या आप मेरी इतनी बातों से अभी रिलेट कर पा रहे हैं? बिकॉज मैंने आप लोगों को अभी चैप्टर नंबर 1 के दोनों सेक्शंस और चैप्टर नंबर 2 के 9 सेक्शंस का डिस्कशन किया है। एंड व्हाट आई हैव डन हियर, ये शॉर्ट में जो आप लोगों के लिए यहां पर नोट डाउन करके दिया है मैंने, इट इज फॉर योर मेमोराइजिंग पावर, मेमोराइजिंग। आप इनको याद करेंगे, सीधे सीधा आपको ये एज इट इज याद होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। सो अब हम आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पर, जिसमें आपके अगले सेक्शंस लिखे होंगे। आइए चैप्टर नंबर 3 की बात करें और अच्छे से करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है आपके बारे में आपको यहां पर डिस्कस करवाएगा, और चैप्टर नंबर 3 में आप सीधा सीधा 12 नंबर से लगाकर 14 नंबर तक याद रखें केवल, क्योंकि अगला ही जो आपका पेज है उसमें आपको अगला आपका पार्ट यानी कि चैप्टर देखने को मिल रहा है। तो सीधी सी बात मेरे लिए यहां पर हो गई कि मैं अब यहां पर सॉरी, ठीक है, मैं यहां पर आप लोगों के लिए अभी जो है सीधा सीधा चैप्टर की मार्किंग कर देता हूं। चैप्टर की मार्किंग करने के साथ में मैं आप लोगों को यहां पर इनके बारे में लिख भी देता हूं कि मेरा जो 3rd नंबर का जो है चैप्टर, इसके अंदर आपके सेक्शंस जो आने वाले हैं, जो सेक्शंस होंगे यहाँ पर वो कहां से कहां तक होंगे, तो सेक्शंस आपको कहां से मिलेंगे, 12 से लगाकर 14 तक मिलेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेरे पास सेक्शन नंबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। सेक्शन नंबर 4 जो यहाँ पर होगा वो कहां से कहां तक के लिए होगा, तो ये कहां से कहां तक स्टार्ट होगा, तो चैप्टर 4 में सेक्शन जो होंगे यहाँ पर मेरे स्टार्ट होंगे कहां से, 14 हो गया था, तो 15 से लगाकर इसी पेज पर आपको 17 नजर आएंगे। इस बीच में आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 दिखेगा। फिर उसके बाद में जब आगे बढ़ूंगा तो मेरा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर आने वाला है। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे जो है 20 तक, कितने तक, बहुत सारे पॉइंट्स देखना पड़ेंगे। चैप्टर 5 जो है वो जनरली उतना पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब ये आखिरी आखिरी में, बट ये शक्ति वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अपील वपील हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें आपको सेक्शन जो है वो देखने को तो बहुत कम मिलेंगे। सेक्शंस आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेंगे, आप कहेंगे कि 18 से 20 यानी कि 3 सेक्शन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए पढ़ाया अच्छे से जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा लास्ट, आप जानते हैं कि टोटल इसमें कितने सेक्शंस थे, आपने कहा था कि सेक्शन 31 है, और चैप्टर कितने हैं, तो आपके चैप्टर जो है 6 है। तो यहाँ पर सेक्शन 6 में आपको चैप्टर नंबर 6 में आपको सेक्शंस जो मिलने वाले हैं वो कहां से मिलेंगे, तो 21 to 36। ठीक है, 21 to 36 मिलेंगे। ओके, सो भाई साहब चलिएगा, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पेज नंबर है केवल, अगर आप चाहें तो इस एक्ट को पढ़ते हुए आप ओरिजिनल एक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो एक्ट यहाँ पर करवाऊंगा, इस एक्ट में मैं कोशिश करूंगा कि दोज पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम विल बी कवर्ड इन दिस सेक्शन। ये एक्ट आपका पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। मैं सभी जो यहाँ पर जितनी भी हमारी धाराएं या जितने भी सेक्शंस यहाँ पर हैं उन सब के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन जहां पर मुझे लगेगा कि दैट इज वेरी वेरी डीप, जहां पर आपको इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, नहीं आना चाहिए, तो वहां पर मैं थोड़ा सा स्किप करके भी आगे बढ़ने वाला हूं। सो नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में जब आप बात करेंगे तो आपको यहां पर केंद्रीय सूचना आयोग, जैसा कि अभी हम बात कर चुके, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 में हम बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि आपका यहां पर हो गया ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये दिया गया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 में मिलेगा, 13 में उसकी टर्म एंड ऑफिस की कंडीशंस मिलने वाली है, और फिर आपका 14 में उसके रिमूवल को मिलेगा। ठीक है क्या, तो देखो सिंपल सा है। यहां पर चैप्टर नंबर 3 जो है, ये चैप्टर नंबर 3 हमारे किसके बारे में बात करता है, तो ये सेंट्रल लेवल का, कौन से लेवल का, सेंट्रल लेवल का इंफॉर्मेशन जो हमारा क्या होता है, कमीशन होता है। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होगा उसकी बात करेगा। 12 में इसके गठन की बात की जाएगी, 12 में इसको क्या करोगे आप, गठित करोगे। 13 में इसकी सेवा एवं शर्तें बोल देना, क्या बोल देना,
13 में इसकी क्या बोल देना आप, सेवा एवं शर्तें, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर 14 जो आएगा उसके अंदर आप क्या बोल दोगे कि 14 जो होता है सर, 14 के अंदर इसके हटाए जाने का प्रावधान है, यानी कि जो यहाँ पर आयुक्त वगैरह बने हुए हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, यहां पर हटाया जाना, ऐसा लिखता हूं मैं। ऑल क्लियर अप टू हियर, बोलिए ठीक है क्या? चलिए, तो ये क्लियर बातें हैं। 12, 13, 14 यानी कि जो 3 में आता है वो क्लियर हो गया। नाउ कम टू दी चैप्टर नंबर 4 जिसमें सेक्शन 15, 16 और 17 तीन इंक्लूड होंगे एंड दे आर वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर टू दी अध्याय 3 यानी कि आपका चैप्टर नंबर 3 जो था जिसमें बात लिखी थी केंद्र की, यहां पर आपको जो है किसकी बात मिलेगी, तो यहां पर आपको बात मिलेगी स्टेट की। किसकी बात मिलेगी? स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमीशन होगा उसको एस्टेब्लिश करने की बात यहां पर की जाएगी। और इसके अंदर भी देखो, सबसे पहले गठन की बात करेंगे यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, देन उसके टर्म ऑफ ऑफिस एंड दी कंडीशंस की बात की जाएगी, देन उसके बाद आपको यहाँ पर रिमूवल ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाने का तरीका यहाँ पर बताया जाएगा। तो आपके 15, 16, 17 तीनों हो जाएंगे। 15 में सिंपल सा मैं यहाँ कहूंगा गठन की बात होगी, यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करना है। 16 में यहाँ पर फिर से आप क्या बोल दोगे, सेवा एवं शर्तें बोल दोगे, विच इज वेरी क्लियर है ना, यहाँ पर सेवा शर्तें। और साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसमें जो आपकी पदावधि यानी कि टेन्योर भी है ना, पदावधि भी यहीं पर लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं पद की अवधि कितने दिन रहेगी। और 17 इसमें ना अमेंडमेंट है एक्चुअल में, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अमेंडमेंट क्या है। और 17 में खतरा है तो हटाया जाने का खतरा है, ठीक है। सो ये आपके पास पॉइंट्स हो गए। नाउ आपके पास 3 और 3 6 तो ऐसे ही याद हो गए सेक्शंस आपको, ठीक है, 3 इसके और 3 प्रीवियस वाले। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें सेक्शन आपको अगेन 3 मिल रहे हैं, बट ये बात किसकी करता है, तो ये बात करता है शक्तियों की, कृत्य यानी कि उसके जो फंक्शन है कार्य की, फिर अपील की और शक्ति, शास्ति लिखा है, शक्ति नहीं शास्ति। अभी मैं बताता हूं इसका क्या मीनिंग होता है, राइट। चलो, तो सबसे पहले मैंने कहा सर 18 नंबर में क्या है, तो 18 नंबर में जो है वो आपका यहाँ पे शक्ति और कृत्य है। 9 नंबर याद था, 9 नंबर में आपकी देवी थी, 9 दुर्गा थी, 9 दिन का था, 9 ही आपके सर्टेन केसेस बनते थे। तो सर्टेन केसेस कतिपय उपबंध वाली बात या कतिपय पॉइंट वाली बात जो थी वो 9 नंबर में हो गई ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, उसके बाद 9 दूना 18, तो शक्ति, देवी शक्ति 9 और 9 दूना 18, डबल शक्तियों देवी की शक्तियां मिल रही हैं। तो शक्ति और हम फंक्शन यानी कि कार्य या कृत्य यानी कि आपके फंक्शंस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इन शक्तियों के लिए मुझे क्या करना पड़ती है, अपील करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है? अपील, देवी से मुझे अपील करना पड़ेगी, मुझे अपनी कोई चीजें चाहिए ऐसी तो मैं अपील करूंगा 19 में। और 20 में अगर गलती हो गई तो भगवान पेनल्टी भी देते हैं, यानी कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हम कोई कर्म कांड करते हैं, हम कोई पूजन पाठ करते हैं, देयर शुड बी कि हम पूरे पवित्र हों। अगर कुछ गलती हो गई तो उसकी कुछ पेनल्टी या उसका दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर देखने को मिलता है। सो आई थिंक कि आप लोग 1 से लगाकर अभी यहां पर जो पहुंचे हैं 20 तक पहुंच गए हैं। यू आर अबाउट टू 2/3, यू आर अबाउट एट द 2/3 ऑफ योर टोटल सेक्शंस। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है दैट दिस सेक्शंस आर वेरी इजी? सो आई वांट टू से कि ये तरीका होता है हमारे द्वारा जब हम आपको पढ़ाते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज, आप शॉर्ट में टाइटल लिख दीजिए, एक्सटेंड लिख दीजिए, उसका कमेंसमेंट लिख दीजिए। सेकेंड इज वेरी ऑब्वियस कि हम उसमें परिभाषाएं वगैरह देखते हैं। जब हम आते हैं इसके 3rd नंबर के जो आपका सेक्शन है, तो इसमें 3rd नंबर के सेक्शन में आपको सूचना का अधिकार मिल रहा है या राइट टू इंफॉर्मेशन है। सी, राइट टू इंफॉर्मेशन लिखा है, नॉट यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन का एस्टेब्लिशमेंट। 4th में देखोगे तो जो बाधाएं या जो उनको जो ऑब्लिगेशंस आते हैं पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक अथॉरिटी को, वो 5 में देखोगे तो ये जो आपकी पब्लिक ऑफिसर होते हैं, पीआईओ जो होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं, उनके डेजिग्नेशन की बात की गई है। 5 यानी पदनाम, 5 यानी पदनाम। देखो 5 लिखा हुआ रहता है ना, 5, तो यहां पर आपको यहां पर पदनाम देखने को मिल रहा है। यू कैन रिमेंबर दिस, पीपी 5 और पदनाम, ठीक है। चलिए 6th की बात करें, यू हैव टू फिक्स समथिंग, व्हाट यू हैव टू डू, अनुरोध। इट इज फिक्स्ड, अनुरोध करने पर ही आपको क्या मिलने वाली, इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड फिक्स है तो 6 है, 6 है तो फिक्स है।
7 जब अनुरोध किया तो अनुरोध के निपटारे यानी कि वो आपको आंसर करेंगे भाई साहब। 7 अपने जब निपटारा हो गया तो उसमें कुछ छूट की बात की गई है, उसमें कुछ आपके जो है यहाँ पर एक्सटेंशन की बात की गई है, नो में जो है सर्टेन केसेस की बात की गई है। 10 अब बहुत हुआ, अलग अलग कर दीजिए, मतलब यहाँ पर पृथककरण की बात की गई है। एंड देन 11 इज वन दो व्यक्ति हैं लेकिन वो बात थर्ड पार्टी की करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 आता है। चैप्टर नंबर 3 डील्स विद दी सेंट्रल कमीशन जो आपका होगा, इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसके अंदर 3 आपके सेक्शंस आएंगे। यहाँ पर आपके पास 12, 13, 14 आने वाले हैं। 12 में गठन होगा, 13 में उनकी जो पदावधि है, सेवा एवं शर्तें हैं, और साथ में यहाँ पर जो है आपका 14 में आ जाएगा उनको कैसे हटाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं अध्याय नंबर 4 की, वेरी सिमिलर टू दी सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट में हमारे पास क्या आता था कि हमारे पास केंद्र का है। अब मैं अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 में बात करता हूं तो यही मेरे लिए राज्य का मिल जाता है। राज्य में भी आपको कितने मिलेंगे, तो 3 सेक्शन मिलने वाले हैं। एक में आपका गठन होगा, एक में आपकी सेवा शर्तें होंगी, एंड देन हटाया जाना लिखा होगा, विच इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ नेक्स्ट आता है अध्याय नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग 18, 19, 20 की बात करते हैं, सेवा शक्तियों की बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं हमारे कृत्य यानी कि फंक्शन की, फिर हम बात करते हैं हमारे अपील की, फिर हम बात करते हैं हमारी शास्ति यानी पेनल्टीज की। तो ये आपके लिए हो जाएंगे 18, 19 और 20। उम्मीद करता हूं एवरीवन joining this session, everyone is watching me for this RTI, you will remember at least this। ये एक और चीज बताऊं, आरटीआई में आपको जो चीजें मैं बताऊंगा ना, आरटीआई इज मेंशन्ड इन दिस, बट आपका आरटीआई एक और पॉइंट कवर करवाएगा। पता है क्या? आरटीआई में आपने ध्यान दिया हो तो यू हैव आईसीटी सब्जेक्ट इन द नॉन टेक्निकल सेक्शन, यू विल फाइंड यूनिट नंबर 5 वेयर यू हैव रिटन आईसीटी। देयर इज अ पॉइंट कि आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड इन केस ऑफ साइबर सिक्योरिटी देयर इज आरटीआई एप्लीकेबल देयर। तो वो भी आरटीआई में भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, बहुत सारी बातें पता चलेगी। ठीक है, जैसे आपका ये जो 15 नंबर लिखा है ना, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ये आपका सेक्शन नंबर 15 में लिखा है, मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है ना, 18 वाला मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। इफ यू सी माय प्रीवियस सेशन जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसमें करवाया मैंने, यही के लिए करवा दिया। ठीक, नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ योर आरटीआई एक्ट, और यहां पर आप देखेंगे आपको आरटीआई में मिलने वाला है ये कंप्लीट बचा कुचा जो भी रिमेनिंग हमारा पार्ट है। ठीक है, करें स्टार्ट। सुनना, इसमें आपको मिसलेनियस बातें लिखी होंगी विच इज नोन एज प्रकीर्ण। हिंदी में इसको प्रकीर्ण कहते हैं, कोई बात नहीं सर, इंग्लिश में इसको मिसलेनियस कहा जाता है। मिसलेनियस मतलब जितना आपने पढ़ा एंड यू हैव मिस्ड समथिंग, अगर आपने पीछे छोड़ा है वो यहां सब कवर होने वाला है। सो यू हैव टोटल, ये मैंने 36 लिख दिया, आपको मुझे बताना था 36 नहीं 31। ठीक है, तो इस 21 से 31 यानी कि 11 सेक्शंस जो हैं यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल अगर आप देखें तो यहां पर आपकी कितनी धाराएं लिखी हुई हैं, तो 11 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। देखिए लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए आपको यहां पर संरक्षण मिलेगा। यानी कि कोई व्यक्ति किसी के अच्छे के लिए काम कर रहा है, ही विल बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड वन, अधिनियम का अध्यादेशी प्रभाव होना, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। क्या मतलब है सर? मतलब सिंपल है कि पहले के जो आपने यहां पर 6 अलग अलग जो अधिनियम, लॉज, रूल्स वगैरह देखे थे, उनके ऊपर उनमें से किस लेवल पर या कितने लेवल पर हमारा ये एक्ट जो है अध्यारोपी हो जाएगा। यानी कि एक एक्ट में लिखा है कि ये जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, दैट इज गोपनीय जानकारी, बट आरटीआई कहता है कि ये जनता के हित की है, जनता इसके जानने के लिए जिम्मेदार, क्या होता है, जनता का एक फर्ज वो है, अधिकार है, दे हैव राइट कि उनको जानकारी मिले। तो आप लोगों को, आपको यहाँ पर आरटीआई की बात मानना पड़ेगी, एंड दैट गोपनीय या सीक्रेट जो जानकारी होगी वो भी देना पड़ेगी, विच यू थिंक सीक्रेट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसा लिख दिया गया है कि सीक्रेट जानकारी ओपन कर दो। ठीक है, चलिए देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 23 में आ जाता है न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, यानी कि बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि इस फील्ड में कोर्ट के जुरिस्डिक्शन यानी कि कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं, जो अधिकार है, उनसे भी
अलग, बार यानी कि उनका वर्जन यानी उनको छोड़कर, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिनियमों का कतिपय संगठनों को लागू न होना, यानी कि हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्पेस हो गया हमारा, हमारा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो जाएगी, हमारी जो एविएशन हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट की ऐसी होंगी जिसमें आपका जो लॉ होगा या एक्ट जो है आपका आरटीआई वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आर यू लिसनिंग? और आप समझ पा रहे हैं क्या ये चीजें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं? आप लोगों को पता है आधा काम, हालांकि आपके इसके आरटीआई के 2 एक्ट के लेक्चर आपको और मिलेंगे, आपको आरटीआई 2 लेक्चर और में मिलेगा, तब जाकर आरटीआई कंप्लीट होगा। बट मैं आपको बता दूं, टोटल 3 लेक्चर में पढ़ने के बावजूद द 50% ऑफ योर आरटीआई कंटेंट इज कवर्ड इन दिस लेक्चर ओनली। दिस लेक्चर इज दिस मच इंपॉर्टेंट कि आपको आधा कंटेंट आरटीआई का यहीं पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, मॉनिटर करना एंड रिपोर्ट करना, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, सिंपल बात है, इसको डिटेल करेंगे तब बताएंगे। समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना, ये भी पॉइंट हम लोग डिटेल करते समय इसको डिस्कस करने वाले हैं। नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक दी रूल, यानी कि रूल कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा पावर, है ना। देन नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति, अगर गवर्नमेंट रूल नहीं बना रहे हैं, इंस्टेंट अगर कोई देखना है तो क्या कोई अधिकारी जो है वो कुछ रूल बना सकते हैं, दैट इज रिटन इन दी 28 नंबर सेक्शन। 29 नंबर, नियमों का रखा जाना, लेइंग ऑफ द रूल्स, कहां रखे जाते हैं, किस पावर के साथ, वगैरह वगैरह। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज एंड रिपील, यानी निरसन, कुछ बातें यहां पर मिलेगी। यू विल कंप्लीट द टोटल 31 सेक्शंस हियर बाय, मतलब आपने केवल नाम लिया है, खत्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ लिए हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको अलग से, 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा, ठीक। बट इसके अलावा यहां पर आपको 2 चीजें और देखने को मिल रही है, विच इज पहली अनुसूची एंड दूसरी अनुसूची। इन एक्ट के खत्म होने के बाद आपको यहां पर कुछ कुछ चीजें और देखने को मिल रही हैं, ठीक। पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची ये बाद में आएगी। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल होते हैं, देन यू हैव शेड्यूल्स। सिमिलरली वी हैव 2 शेड्यूल्स हियर। तो आपके पास टोटल, अगर मैं इस तरीके से बोलूं यहां पर सेक्शंस यानी कि धाराओं की बात करूं, तो वी हैव रीड, अभी हमने केवल सरफेस पे पढ़ा है, 6 सेक्शंस। जब हम बात, अरे यार 31 सेक्शंस हम देख चुके हैं। यहां पर हम बात करते हैं यहां पर चैप्टर्स की, किसकी बात करते हैं, चैप्टर्स की जब बात करते हैं तो यहां पर मुझे चैप्टर्स जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, केवल 2, ओ बताइए 6 मिलेंगे। एंड देन मैं जब शेड्यूल्स की बात करता हूं तो शेड्यूल्स यानी कि यहां पर अनुसूचियां जो मुझे मिलने वाली हैं वो कितनी मिलेंगी, ओनली 2। फैक्ट तीसरी बार बता रहा हूं, इन सिंगल आर आई एम सेइंग यू दिस फॉर द थर्ड टाइम। समझिएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, है ना। नाउ जब हम ये पढ़ते हैं तो वी हैव द वेरी फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर किसके बारे में बात करता है, सर इट टेल्स अबाउट दी, क्या किसके बारे में, प्रीलिम्स के बारे में, यानी कि प्रिलिमिनरी के बारे में, प्रारंभिक चीजें बताएगा, प्रस्तावना बताएगा। क्या कहता है ये, सर पहले में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करें तो इसका नाम जो दिया गया है, दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट हो गया। कहां पर विस्तार होगा, तो आपने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में विस्तारित होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप लोगों को यह बात ध्यान रखना होगी कि ये जब एक्ट आया था तब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा तो था, पर उसके पास अपना एक खुद का संविधान था। वहां पर आपको 370 आर्टिकल भारत के संविधान से एक अलग प्रोविजन दिखाई दे रहा था, दैट इज व्हाई जम्मू कश्मीर वाज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। बट अब जाकर ये एक्ट आ चुका है, मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करवाऊंगा, विच इज हियर। नोट, आपने 2005 में देखा कि हमने जब एक्ट बनाया तो भारत में जो आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वो भारत के नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करता था, यानी कि भारत की संसद वहां के लिए कानून नहीं बनाती थी। नाउ आपने क्या करा, आपने जम्मू कश्मीर को ही भारत का अभिन्न अंग बनाया सभी तरह से, और आरटीआई एक्ट को पूरी तरीके से आपने एप्लीकेबल कर दिया है इन दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एज वेल एज लद्दाख। और ये जो है इफेक्टिवली आपको कब से देखने को मिलता है, तो आपको ये देखने को मिलेगा अक्टूबर 31, 2019 से। इफेक्टिवली आपको ये कब से देखने को मिलेगा, तब से देखने को मिलेगा। क्लियर?
अगर मैं कहूं जम्मू कश्मीर का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, यस, इसने किसको रिपेल किया है, इसने किसको डिलीट किया है, इसने किसको रिप्लेस किया है, कि इट दिस 2.2005 एक्ट विल रिप्लेस वाज या रिपेल्ड 2009 एक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, 370 के आर्टिकल की जो मैंने आपसे बात की, आर्टिकल 370 हटाया और हमारे पास डोर ओपन हो गए थे कि हम अपने सारे के सारे जो है यहाँ पर जो अपने एक्ट वगैरह हैं वो लागू कर सके, क्योंकि इट इज नाउ वहां पर जो है वो भारत का संविधान लागू हो चुका है। ठीक है, चलिएगा, इतना क्लियर है। तो हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि सर इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, ओ परिभाषाएं कहां गई? अच्छा, ये तो पॉइंट नंबर आपका, देखो मैं आपको एक बात बता दूं यहां से, ये देखिए यहां पर ये क्या लिखा हुआ है सर, ये आपका पहले नंबर पे यहां पर आपको देखने को मिलेगा संक्षिप्त, ये आपका पूरा पार्ट। तो जब आप यहां पर इसकी धारा 1 की बात करते हैं, सेक्शन 1 की बात करते हैं, तो उसके अंदर ये जो लिखा हुआ है सेक्शन 1 के अंदर, ये सब पार्ट हो गए इसके, ये इसके सब सेक्शन हो गए, क्या हो जाएंगे? सब सेक्शन। ठीक है ना, क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो हो गया आपका वही खुद वो ये वाला जो पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो आपको मैंने बता दिया, थर्ड पॉइंट देखिए कि सेक्शन नंबर 4 यानी कि आपकी धारा 4, उसकी उपधारा 1, धारा 5 की और फिर धारा 2, इस तरीके की जो धाराएं हैं उनके लिए आपको किस दिन ये लागू करवाया गया, तो वो आपके इस अधिनियम के अधिनियमित उपबंधित होने के 20वें दिन, 120वें दिन, कौन से दिन? 120th डे जो है वो लागू किया गया, ये लिखा हुआ है, प्रवृत्त होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या होगा? इनेक्ट होगा। क्लियर? अब आती है आपके पास यहां पर ये नोट वाली बात। तो आपको मैंने यहां पर जो बताया है उससे आपको अभी, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन वाला पार्ट है इट इज वेरी वेरी लॉन्ग एंड लेंदी, सो आप लोगों को मैं यहां पर एक बार, क्योंकि अब मेरा ये जो एक्ट है इट इज गोइंग वेरी स्मूथ, यहाँ पर एक्ट में मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब मैं फटाफट फटाफट आपको ये एक्ट कंप्लीट करवा सकता हूँ, क्योंकि जो की पॉइंट्स होंगे उसको हम यहाँ देखेंगे। तो आपको मैंने जहां से शुरू किया था, जैसे चैप्टर्स और सेक्शन से, आप उससे देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है? स्वीडन कंट्री के बारे में बताया, दैट फर्स्ट कंट्री विच हैज द राइट टू इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं कि अनुच्छेद 19(1) जो आपका है यहाँ पर 19(1), वो बात करता है किसके बारे में? तो भारत में वो अधिकारों की, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उसकी बात करता है। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ लॉज मैंने बताए विच आर फॉर टेकिंग मेंटेनिंग दी सिक्रेसी के लिए 1923 का आपका ये एक्ट आता है। फिर 1872 का एक्ट हुआ। सारे एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर एक एक्ट कहा है आपको, इसको आपको याद रख लेना है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर आ जाता है ये एक्ट की कुछ बातें, जिसमें आपको एक्ट का नंबर 22 याद रखना है, इसमें डेट याद रखना है 1 फरवरी 2011। फिर आपके पास यहाँ पर अलग अलग चीजें मैंने बता दी, 56 ईयर की बात बता दी। फिर आपको यहाँ पर मिलने वाला है क्या? यहाँ पर मिलने वाला है हमारे इस सेक्शन के अंदर, या एक पहले वाले आपके जो अलग अलग चैप्टर्स जो है, उन चैप्टर के अंदर कौन कौन से सेक्शन हमने लिए हैं। हर चैप्टर के सेक्शन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इससे ज्यादा डिटेलिंग करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड कि आपके जो सेक्शन है वो कवर ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप देखेंगे एक बार। हम लोग जो है परिभाषा, जो कि अपने आप में एक डिफिकल्ट पॉइंट होता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होती है, कंटेंट ज्यादा होता है, वी विल सी द डेफिनेशन इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, जिसमें आपका नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डेफिनेशन का मीनिंग, डेफिनेशन क्या क्या दी गई थी, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। ये सारे पार्ट और सारे आपके चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर के अंदर के जो सेक्शन है, ये आपको पढ़ना है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर में, जहां पर इसका आगे का हम कंप्लीट करेंगे। आज के इस लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।